नमस्कार विद्यार्थी। आज हम कक्षा 9वीं की लोकवाणी हिंदी की तीसरी कविता जिसका नाम है निज भाषा उसका अध्ययन करने वाले हैं। निज भाषा इस कविता के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ और उनकी मृत्यु 1885 उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम के आगे जो भारतेंदु ऐसा शब्द है वह उनके नाम के आगे दी गई उपाधि है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी के पितामह भी कहा जाता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी के नाटक, निबंध, कविता और व्याख्यान इसमें भी उन्होंने लेखन किया हुआ है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को खड़ी बोली के जनक भी कहा जाता है। अब उनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं बंदर सभा, बकरी का विलाप। बकरी का विलाप यह हास्य काव्य कृतियाँ है। अंधेर नगरी चौपट राजा यह हास्य व्यंग प्रधान नाटक है। भारत वीरत्व, विजय वैजयंती, सुमनांजलि, मधु मुकुल, वर्षा विनोद, राग संग्रह आदि उनके काव्य संग्रह हैं। इस पद्य के संबंध में यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, जैसे यह एक चरण, यह दूसरा चरण, इस प्रकार से 4 चरणों का यह एक दोहा है। अब देखिए, यह जो दोहा है निज भाषा कविता का नाम है। यह जो दोहे हैं यह हिंदी आंदोलन और आयोजन में अगणित बार पढ़े गए हैं, बार बार बोले गए हैं। इन दोहों में कवि ने अपने भाषा के प्रति गौरव का अनुभव करने के लिए कहा है। मिलकर उन्नति करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, यह संदेश इस दोहों में से हमें मिलता है। तो कवि को यही बताना है कि हमें मिलजुल कर रहना है, एक साथ रहना है और अपना अस्तित्व, अपने देश का अस्तित्व, अपनी भाषा का गौरव हमें करना चाहिए। यही इस कविता में से बताया गया है। अब देखिए, निज भाषा, निज मतलब अपनी, स्वयं की। तो देखिए, खुद की जो भाषा, जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनकी बोलियां भी अलग अलग हैं, फिर भी इन सब में से एकता का संदेश यदि जिसमें दिखाई दे, या एकता जैसी जो बात है, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इससे हमारे देश की पहचान है, उसी प्रकार अपने देश की एक भाषा होनी चाहिए। और यह भाषा कौन सी? तो ज़्यादातर लोग जिन भाषा में बातचीत करते हैं, ऐसी ही हिंदी भाषा जो अपनी है, इसका सम्मान हमें करना चाहिए। अब देखिए, भाषा का महत्व तो हम सभी जानते हैं कि भाषा विचारों का आदान प्रदान करती है और यह जो है यह अभिव्यक्ति का एक साधन भी है। मतलब जब भी हम अपने मन की बातें दूसरों को बताना चाहेंगे तो भाषा यही एक माध्यम है जिसके कारण हम अपने विचार दूसरों को बता सकते हैं। अब देखिए कि यह जो भाषा है यह हमारी आधारशिला भी है, हमारे देश की आधारशिला है। तो इसी का महत्व लेकर कवि हमें निज भाषा कविता के माध्यम से जो बताना चाहते हैं वह आज हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो दोहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। देखिए, यहाँ निज, निज का मतलब है स्वयं, अपनी, खुद की भाषा। उन्नति का मतलब है तरक्की, उन्नत। मूल का मतलब है आदि और हिय का मतलब है हृदय और सूल का मतलब है पीड़ा। अब देखिए, इस शब्दार्थों से हमें इस दोहे का अर्थ पता चलता है कि निज भाषा उन्नति है। अपनी भाषा के बिना अपनी उन्नति नहीं हो सकती या अपनी उन्नति संभव ही नहीं है। सब उन्नति को मूल, सारी जो उन्नतियां है, सारी जो बातें हैं, इसका मूलाधार वह है अपनी भाषा। बिन निज भाषा ज्ञान के, अपनी भाषा के बिना हम अपने हृदय की जो पीड़ा है, मिटत न हिय को सूल, अपने हृदय की पीड़ा जो है वह अपनी भाषा के बिना उसका निवारण भी हम नहीं कर सकते।
देखिए, समुचित ज्ञान न होने के कारण अपना जो मन है वो कभी प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए अपने मन की बात करने के लिए अपनी मातृभाषा ही सबसे बेहतर है। यदि हम अपने मन की बात अपनी भाषा में या अपनी भाषा जानने वाला यदि कोई नहीं होगा तो हम कभी भी आनंदित नहीं रह सकते। हमेशा अपने हृदय में यह एक पीड़ा ही रहेगी कि अरे, जो मेरे मन में है, जो मेरे विचार है वह दूसरा नहीं जान सकता, या मैं जो कुछ बोलता हूँ यह दूसरा नहीं समझ सकता। यह पीड़ा अपने मन को होती है। इसीलिए अपनी भाषा के बिना अपनी तरक्की कभी आगे का दोहा, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पई निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अब इस दोहे में कवि कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी पढ़कर सर्वगुण होकर कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। मनुष्य को लगता है कि मैंने अंग्रेजी पढ़ ली है, मैं सर्वगुण संपन्न बन चुका हूँ, लेकिन यहाँ कवि कहते हैं कि हिंदी भाषा है उसके ज्ञान के बिना मनुष्य हीन ही बताया गया है। मनुष्य का हित उसी में है कि वह अपनी भाषा का ज्ञान हासिल करे। अब देखिए यहाँ अर्थ कहती हूँ, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि, पढ़ी का मतलब है पढ़ना, यद्यपि मतलब यद्यपि, सब गुण होत प्रवीण। अब देखिए यहाँ गुण जो शब्द है, सही शब्द उसका न ऐसा होता है गुण को, और यहाँ प्रवीण का न जो है वो भी इस प्रकार से प्रवीण ऐसा शब्द है। पई निज भाषा ज्ञान बिन, पई का मतलब है परंतु अपनी भाषा के ज्ञान के बिना रहत हीन के हीन। परंतु यहाँ कवि कहते हैं कि जो अपनी भाषा का ज्ञान हासिल नहीं करता वह हीन ही समझा जाएगा। अब देखिए यहाँ कवि कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा के पढ़ने से मनुष्य सब गुणों में चतुर तो बन जाता है, फिर भी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा का ज्ञान हासिल करना ये भी एक जरूरी बात है। उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नत होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। इस दोहे में तब ही का मतलब है तब, मूढ़ का मतलब है अज्ञानी या मूर्ख, कोय का मतलब है कोई। अब देखिए कवि यहाँ कहते हैं उन्नति पूरी है तब ही, मनुष्य की उन्नति कब पूर्ण होती है, जब घर उन्नत होए, जब उसके घर की उन्नति तरक्की होती है। निज शरीर उन्नति किए, निज शरीर मतलब खुद, सिर्फ अकेला वह इंसान यदि खुद की तरक्की करता है तो रहत मूढ़ सब कोय, तो उसके घर के सारे सदस्य जो है यह मूर्ख मतलब अज्ञानी ही रहते हैं। देखिए कोई भी परिवार तभी उन्नत समझा जाएगा जब उसके सभी सदस्य उन्नत विचारधारा वाले हो। यदि केवल घर का जो प्रमुख है मतलब मुखिया जो है यही उन्नत हो, प्रवीण हो, तो वह अन्य सदस्यों को उन्नति पर ध्यान न देने के कारण परिवार के सारे सदस्य मूर्ख ही रह जाते हैं। यही बात अपनी मातृभाषा पर लागू होती है। जब हमारी घरेलू भाषा उन्नत होगी तभी हमारा विकास होगा। अपने देश की भाषा उसकी यदि तरक्की होती है तो देश की तरक्की होगी। जिस प्रकार घर की भाषा, घरेलू भाषा से हम बातचीत करेंगे, उसे महत्व देंगे, तभी हमारा विकास होगा, और हमारा जब विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। यही बात यहाँ कवि कहना चाहते हैं। आगे का दोहा देखते हैं। निज भाषा उन्नति बिना कबहू न हवे है सोय, लाख उपाय अनेक यो भले करे किन कोय। अब यहाँ कबहू का मतलब है कभी भी, हवे का मतलब होता है, कोई का मतलब है कोई। अब देखिए कवि बार बार हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निज भाषा उन्नति बने, अपनी भाषा की उन्नति के बिना कबहू न हवे है सोए, अपनी भाषा के उन्नति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लाखों उपाय अनेक योग, कितने भी उपाय आप कर लो, दूसरी भाषा सीखो, कुछ भी करो, लेकिन भले करे किन कोय, लेकिन हमारी भलाई अपनी भाषा में ही है। बहुत सारे ज्ञान की बातें होती है, यह ज्ञान की बातें यदि अलग अलग भाषाओं में है,
हम समझते हैं, लेकिन मन पर, हृदय पर जो गहरा असर जिसका होता है वह सिर्फ अपनी भाषा ही होती है। तो देखिए छात्रों, अपनी भाषा की उन्नति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, अपनी भाषा की उन्नति के बिना मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। देखिए अंग्रेज जब हमारे देश पर उन्होंने आक्रमण किया तो अपनी भाषा उन्होंने हम पर थोपी है। आज लोगों को अंग्रेजी बोलना मतलब बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन कुछ ऐसा ज्ञान होता है, कुछ ऐसे विचार होते हैं जो मनुष्य सिर्फ अपने विचारों से ही, अपनी भाषा से ही दूसरों तक पहुंचा सकता है। वो ही उन पर गहरा असर डाल सकते हैं। तभी जब मनुष्य को अपनी भाषा में सारा ज्ञान मिलता है तो ही उसे सुख प्राप्त होता है, तो ही उसे समाधान मिलता है। इसीलिए अपनी भाषा के बिना किसी में भी सुख नहीं है। इक भाषा इक जीव, इक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो, मिटत मूढ़ता सो। इक मतलब एक। अब देखिए मति का मतलब है बुद्धि, तबे मतलब तब भी, सबन मतलब सभी को, मूढ़ता का मतलब है मूर्खता। अब यहाँ कवि कहते हैं कि एक भाषा एक जीव, सारे घर के सदस्यों की यदि एक भाषा हो, एक भाषा में वह बातचीत करे, इकमति सब घर के लोग, तभी घर के सारे लोगों की जो बुद्धि है यह उसका समुचित विकास होगा। तबे बनत है सबन सो, तभी देखिए, तभी अपना जो देश है मतलब अपना जो घर है इसमें एकता बनेगी। मिटत मूढ़ता सो, जब एकता बनेगी तो सारे देश की, सारे घर की अज्ञानता है इसके शोक का नाश होगा। तो कवि का कहना है कि हमारे देश की यदि एकता हमें दिखानी है, घर की एकता दिखानी है, तो सभी ने एक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमारे देश में ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा ही बोलते हैं, इसीलिए अपने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी ही कही गई है। जब हम हिंदी भाषा में आपस में बातचीत करेंगे तो इकमति सबके घर के लोग, तो देखिए एक ही बुद्धि का समुचित विकास सबका होगा, सबको समान ऐसा ज्ञान मिलेगा और तभी हमारे घर की, हमारे देश की एकता दिखाई देगी और हमारे देश की जो अज्ञानता है, उसकी जो मूर्खता है, इसके शोक का नाश होगा। हम जानते हैं कि आजकल लोग दूसरों पर आक्रमण के लिए तैयार ही है। हमने तो 150 साल अंग्रेज़ों की गुलामी में निकाले हैं और कैसे आज़ादी पाई है आप सभी जानते हैं। फिर से हमारे देश पर ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए एकता से रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो भाषा यह भी एक माध्यम है जिसके कारण हमारे देश की एकता बनेगी। और एक अतिलाभ यह या में प्रगट लखान, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। अब देखिए या में मतलब उसमें। अब देखिए यहाँ कवि कहते हैं कि और एक अतिलाभ यह, और एक लाभ आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अपनी भाषा का यदि हम अपनी भाषा में ही हम बातचीत करते हैं, उसमें से ही ज्ञान हासिल करते हैं, तो हमें एक लाभ और है। या में प्रगट लखात मतलब इसमें मैंने लिखा हुआ है निज भाषा में कीजिए, अपनी भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। विद्या मतलब ज्ञान। जो व्यक्ति अपनी भाषा में ही विद्या मतलब ज्ञान की बातें करता है, उसे उसमें अवश्य लाभ मिलेगा, ऐसा यह कवि कहना चाहते हैं। तो देखिए एक जो लाभ है वो भी उन्होंने स्पष्ट किया हुआ। तो ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोय, यह गुण भाषा और मह कबहू नाही होय। तो ही का मतलब है तभी, मह का मतलब है मध्य, कबहू का मतलब है कभी भी। यहाँ कवि कहना चाहते हैं तो ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोय। अपनी बातें कब सुनी जाएगी? जब हम अपनी भाषा में बातें करेंगे तो ही यह जो भाषा है, यह जो विचार है, यह दूसरा सुन पाएगा, समझ पाएगा। यह गुण भाषा और मह। अब देखिए यह जो गुण है यह सिर्फ अपनी भाषा में होता है
और यह सारी जो बातें हैं, समझने की सारी जो बातें यह अपनी ही भाषा में है, कबहू नाही होय। यह किसी अन्य भाषा में जो समझने की बात है वह हो ही नहीं सकती। देखिए, जब हम विदेशी भाषा में बातचीत करते हैं तो सारे लोग यह भाषा सुनते नहीं, समझते भी नहीं। तो अपनी भाषा में यदि हम बातचीत करेंगे, ज्ञान दूसरों को देंगे तो लोग समझ सकेंगे। आप संत ज्ञानेश्वर का उदाहरण जानते होंगे कि उन्होंने जो गीता जो थी वह संस्कृत में थी, तो सारे लोग उसका जो सार है वह समझ नहीं सकते थे, लेकिन संत ज्ञानेश्वर ने अपनी लोक भाषा में जब यह गीता लिखी, मतलब ज्ञानेश्वरी जब लिखी, तो सारे लोग उसे जान पाए, उसमें जो सारा अर्थ या जो सार है वो भी लोग समझ सके। तो देखिए, अपनी भाषा जब हम बातें करेंगे तो सभी सुनते भी हैं और समझते भी हैं। आगे के दोहे में देखते हैं, विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लो करहु, भाषा माही प्रचार। अब देखिए, यहाँ करहु मतलब करना, देशन का मतलब है अन्य देश, माही मतलब में, ऐसा उसका अर्थ होता है। अब देखिए, यह कवि कहते हैं कि विविध कला शिक्षा अमित, विविध कलाएं हमें सीखनी चाहिए। ज्ञान अनेक प्रकार, बहुत सारे ज्ञान होते हैं, वह ज्ञान भी हमें हासिल करने चाहिए, उस ज्ञान को भी हमें पाना चाहिए। सब देशन से ले करहु, अन्य देशों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो भी हमें सीखनी चाहिए। लेकिन भाषा माही प्रचार, जब हम ऐसी अच्छी बातें सीखते हैं और वह दूसरों को देने की कोशिश करते हैं, तो वह देते समय अपनी भाषा में ही वह ज्ञान को बांटना चाहिए, ताकि अपनी भाषा का प्रचार हो और उसका लाभ सभी को मिल सके। ऐसा यह कवि कहना चाहते हैं। मतलब जैसे अंग्रेजी बुरी है या वह नहीं पढ़ना चाहिए या अन्य भाषा को कम दर्जा देना चाहिए, ऐसा नहीं। तो देखिए, उन भाषाओं में से भी आपको ज्ञान हासिल करना है, लेकिन उस जो अन्य जो देश है वह जिस प्रकार अपनी भाषा में ही सारे ज्ञान का प्रचार करते हैं, उसी तरीके से हमें भी अपने पास होने वाले ज्ञान का प्रचार अपनी भाषा में ही करना चाहिए, ताकि अपनी एक अलग सी पहचान हो, अपनी भाषा की पहचान हो और अपनी भाषा का प्रचार इस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखते हैं आखिरी दोहे में कवि क्या कहना चाहते हैं। भारत में सब भिन्न अति, ताहि सो उत्पात, विविध देश मतहु विविध, भाषा विविध लखात। यहाँ कवि कहते हैं ताहि का मतलब है तभी, उत्पात का मतलब है झगड़ा, देश का मतलब है अन्य देश, मतहु विचार, लखात मतलब लिखना। अब देखिए, भारत में सब भिन्न अति, भारत देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। ताहि सो उत्पात, इतनी भिन्नता होने के कारण यहाँ थोड़े बहुत झगड़े तो होते ही रहते हैं। विविध देश मतहु विविध, बहुत सारे देशों के जो विचार हैं यह भी कैसे होते हैं, विविध मतलब हर एक लोगों की बोलचाल का ढंग, भाषा, जाति, धर्म, यह सारी जो बातें हैं ये अलग अलग हैं। भाषा विविध लखात, इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ जो ऐसी बात है फिर भी सबको एक सूत्र में बांधे रखने के लिए भाषा यह एक माध्यम हो सकता है। और अपनी कौन सी भाषा है, राष्ट्रभाषा हिंदी है। यदि हम हिंदी को अपनाएंगे, हिंदी में बातचीत करेंगे, तभी सभी लोगों के विचारों का आदान प्रदान होगा, उनमें एकता होगी। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि भारत में सब भिन्न अति, यहाँ बहुत सारी विविधता है। इन सारी विविधताओं को एक सूत्र में बांधने के लिए भाषा यह एक माध्यम है। इतनी विविधता के कारण यहाँ झगड़े तो होते ही हैं। तो विविध देश मतहु विविध, यहाँ बहुत सारे, मतहु का मतलब है संप्रदाय, और बहुत सारे संप्रदाय के लोग यहाँ हैं। उनके अलग अलग बोलचाल के ढंग है, रहन सहन उनका अलग है। इतनी सारी विविधता है, तो उसमें यदि इन सब में जो कोई एकता होगी तो वह सिर्फ भाषा की है, और भाषा के माध्यम से वह एकता में जुड़े जाएंगे। तो देखिए, यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने निज भाषा
यह कविता के माध्यम से हमें यही कहने की कोशिश की है कि हमें एकता के सूत्र में सबको पिरोना है, तो अपनी सबकी भाषा जो है वह एक होनी चाहिए और वह हिंदी, यह राष्ट्रभाषा है, उसे अपनाना चाहिए, उसका गौरव करना चाहिए, उसका प्रचार और प्रसार भी करना चाहिए। तो देखिए, यह कविता का अध्ययन हमने किया है। आपको इस कविता में से कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।